हेलो स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आज हम जेनेटिक्स में सहलग्नता या लिंकेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सहलग्नता क्या होती है। यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का अपवाद है, लेकिन जीन व गुणसूत्रों के लिए स्वतंत्र अपव्ययन का नियम सत्य प्रमाणित होता है। ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। सहलग्नता की खोज शटन ने की थी। एक ही गुणसूत्र पर स्थित, ध्यान से देखिए, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं एवं इन जीनों के द्वारा जो लक्षण निर्धारित होते हैं उसे सहलग्न लक्षण कहते हैं। आप सभी जानते हो कि जीन हमेशा गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत गमन करते हैं और जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। तो जो जीन गुणसूत्रों के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाते हैं वो किसी न किसी लक्षण को निर्धारित करते हैं। अर्थात जीनों के द्वारा जो लक्षण निर्धारित होते हैं उसे सहलग्न लक्षण कहते हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ ही वंशागत होते हैं। अतः एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों का सदा स्वतंत्र रूप से अपव्ययन नहीं होता, इसलिए हम इसको मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का अपवाद मानते हैं। किसको? सहलग्नता या लिंकेज को। देखिए आगे, बेटसन व पुनेट ने 1906 में मीठी मटर, कौन सी मटर? मीठी मटर, लैथाइरस ओडोरेटस पर कार्य करते समय सहलग्न जीनों के बारे में बताया। इन्होंने नीले पुष्प, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल बी से, व लंबे परागकण, इसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल एल से। तो नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधों का संकरण लाल पुष्प स्मॉल बी व गोल परागकण स्मॉल एल वाले पौधों के साथ कराया गया। F1 पीढ़ी में नीले पुष्प व लंबे परागकण कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका अर्थ होता है F1 पीढ़ी में नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पौधे प्राप्त हुए। प्राप्त F1 पीढ़ी के पादपों का अब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। आपको पता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। F1 पीढ़ी के पादपों का लाल पुष्प व गोल परागकण वाले अप्रभावी जनक से कराया जाता है जब क्रॉस, तो वो टेस्ट क्रॉस होगा, जिससे हमने F2 पीढ़ी बनाई। तो F2 पीढ़ी में संतति का जो अनुपात प्राप्त हुआ वो 1:1:1:1 ये प्राप्त होना चाहिए था मेंडल के अनुसार, लेकिन सहलग्नता में इसके स्थान पर अनुपात जो प्राप्त हुआ वो 7:1:1:7 प्राप्त हुआ। अर्थात ये स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का अपवाद है। इसमें जनकीय संयोजन पुनर्योजकों से अधिक थे। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इसमें। अतः एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। इन जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं तथा यह घटना सहलग्नता कहलाती है, लिंकेज कहलाती है। एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों के जिस समूह में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है उसे सहलग्न समूह कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं, किसको? सहलग्नता। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि हमने देखा कि नीले पुष्प लंबे परागकण, इसका हम क्रॉस कराते हैं लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पौधे से। तो आपको पता है नीले पुष्प व लंबे परागकण को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डबल कैपिटल बी डबल कैपिटल एल, क्योंकि ये द्विसंकरण का, मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है वो द्विसंकरण पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर नीले पुष्प व लंबे परागकण दो लक्षण लिए हैं, तो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया डबल कैपिटल बी डबल कैपिटल एल से, और लाल पुष्प व गोल परागकण को हमने रिप्रेजेंट किया डबल स्मॉल बी व डबल स्मॉल एल से। तो ये तो होगी जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी से हम बनाते हैं युग्मक पीढ़ी।
तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक जनन क्रिया में युग्मक का निर्माण होता है, एक कैपिटल बी एक कैपिटल एल, एक युग्मक एक कैपिटल बी एक कैपिटल एल दूसरा युग्मक। तो इस प्रकार से युग्मक बनाते हैं हम। ऐसे इसमें से युग्मक बनाते हैं, एक स्मॉल बी एक स्मॉल एल, एक स्मॉल बी एक स्मॉल एल। तो यहाँ हमने जनक पीढ़ी से युग्मक बनाए और युग्मक का आपस में जब ट्रांसफ़र होता है और एक F1 पीढ़ी बनती है, तो F1 पीढ़ी में कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। इसका अर्थ होता है कि जो F1 पीढ़ी के अंदर जो पादप प्राप्त हुए वो कैसे थे, नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले थे। अब जो F1 पीढ़ी में नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले जो पौधे बने, उनका हमें क्रॉस कराना है। किसके साथ कराना है? अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ कराना भी? अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी जनक के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो ध्यान रखना, जब F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टेस्ट क्रॉस। पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ टेस्ट क्रॉस जब होगा तो देखिए, यहाँ डबल स्मॉल बी डबल स्मॉल एल में से जो गैमेट बनेंगे वो एक ही प्रकार के बनेंगे, स्मॉल बी और स्मॉल एल। और यहाँ से जो गैमेट बनेंगे वो 4 प्रकार के बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल एक गैमेट, कैपिटल बी स्मॉल एल दूसरा गैमेट, स्मॉल बी कैपिटल एल तीसरा गैमेट, स्मॉल बी स्मॉल एल चौथा गैमेट। तो ये यहाँ पर 4 प्रकार के गैमेट बना रहा है और यहाँ से एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। तो यहाँ जब इनका क्रॉस होता है और F2 पीढ़ी हम बनाते हैं तो हमें इस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका अर्थ होता है नीले व लंबे परागकण वाले पादप। दूसरा है कैपिटल बी स्मॉल बी डबल स्मॉल एल, नीले व गोल परागकण वाले। डबल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसको हम बोलेंगे लाल और लंबे परागकण वाले। डबल स्मॉल बी डबल स्मॉल एल, इसको हम बोलेंगे लाल व गोल परागकण वाले पादप। अगर इसका हम 100% के रूप में प्रतिशत देखें तो नीले व लंबे जो पौधे बने उसका जो प्रतिशत था वो 44%, नीले व गोल जो पौधे बने वो 6%, लंबे और लाल जो बने वो 6%, जबकि लाल व जो गोल परागकण बने वो 44%। अर्थात इसका जो प्राप्त अनुपात अगर हम देखें तो 7:1:1:1:7 हुआ। प्राप्त क्या होना चाहिए था? 1:1:1:1:1 होना चाहिए मिडल के अनुसार टेस्ट क्रॉस में द्विसंकरण में, लेकिन प्राप्त क्या हुआ हमें? 7:1:1:1:7। इसका अर्थ है कि ये जो 44% हैं ये तो है पैतृक संयोजन, नीले लंबे और लाल गोल, क्योंकि हमने यही लिए थे लक्षण में, नीले लंबे और लाल गोल। तो ये तो है पैतृक संयोजन। पैतृक संयोजन का प्रतिशत बहुत अधिक है, यहाँ देखिए। और जो बीच वाले लक्षण के बने हैं जिसको हम बोलते हैं नए संयोजन या पुनर्योगज संयोजन, उसका प्रतिशत बहुत कम है, 1% ये 1% ये, यानी कि सॉरी यहाँ पर 6% यानी कि 1:1 अनुपात प्राप्त हुआ है। तो जो नए संयोजन बने हैं इसके दौरान बहुत कम बने हैं, जबकि पैतृक संयोजन बहुत अधिक संख्या में बने हैं। अब हम देखते हैं सहलग्नता के प्रकार के बारे में। सहलग्नता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक है पूर्ण सहलग्नता और एक होती है अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता क्या होती है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित पास पास जीन जब एक साथ अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाती है जिससे पुनर्योगज उत्पन्न न हो तो उसे हम बोलेंगे पूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता क्या होती है? एक ही गुणसूत्र पर जब जीन दूर दूर स्थित हो तो अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय होने से ये जीन एक साथ वंशागत नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।